सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। एस्ट्रो गुरु योगी चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। प्रिय दर्शकों, भारतीय ज्योतिष परंपरा में हमारा भविष्य दर्शन इतना सटीक है जिसे अगर हम अच्छी तरह से अध्ययन कर लेते हैं तो हर वह आंतरिक विचार हमारे सामने आ जाता है जिसकी हमें कल्पना भी नहीं होती। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि धनवान योग वाले ग्रह कौन से होते हैं, कौन सा योग बनता है धनवान कुंडली में। इसके बाद हम अब इस कुंडली में आपको बताने जा रहे हैं निर्धन यानी कि दारिद्र्य योग क्या है। जब किसी की जन्म कुंडली में ऐसे ग्रह योग होते हैं तो उसके पास चाहे अरबों खरबों रुपया हो तब भी उसके अंदर उसके घर में दरिद्र ही बना रहता है। कौन से हैं वो ग्रह योग, आइए हम चलते हैं इस वीडियो के अंतर्गत जानने का प्रयास करते हैं। भारतीय ज्योतिष के अनुसार जब षष्ठेश यानी छठे घर का मालिक, जैसे कि यह काल पुरुष योग जो हमारे पास कुंडली सामने दिखाई पड़ रही है, ये काल पुरुष की कुंडली है, इसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। आपकी अपनी जन्म कुंडली में अपने हिसाब से आपको उन ग्रहों का आंकलन करना है। तो जब छठे घर का मालिक और धन घर का मालिक, जैसे यहाँ पर बुध है छठे घर का मालिक और धन घर का मालिक है शुक्र, अब दोनों ग्रह अगर एक जगह कहीं भी युति कर रहे होंगे तो ऐसे व्यक्ति के पास चाहे अरबों खरबों रुपया होगा लेकिन वो अंत में दरिद्री हो जाएगा। ये तो हो गया एक योग। दूसरा योग षष्ठेश यानी छठे घर का मालिक और लगन का मालिक, ये दोनों ग्रह, जैसे लगन का मालिक यहाँ मंगल है और छठे घर का मालिक बुध है। अब इसके मुताबिक लग्नेश और षष्ठेश किसी भी हाउस में घर में बैठे होंगे तो ऐसे व्यक्ति के पास दरिद्र योग बना रहेगा। नंबर 3, षष्ठेश और चतुर्थेश अगर एक जगह बैठे होंगे तो भी मनुष्य के पास दरिद्रता का योग बना रहेगा। जैसे यहाँ पर षष्ठेश है बुध और चतुर्थेश है चंद्रमा, ये दोनों ग्रह अगर इकट्ठे होंगे तो दरिद्रता का योग बनता है। नंबर 4, व्यय यानी कि द्वादश भाव का मालिक, जो व्यय अर्थात खर्च घर का मालिक है वो, और चतुर्थेश, ये दोनों एक जगह बैठे होंगे तो मनुष्य को दरिद्र योग बनता है। फिर जो व्यय के साथ में लग्नेश का योग हो जाए तो भी यह योग बन जाता है, और व्यय के साथ धनेश का योग हो जाए यानी यहाँ पर बृहस्पति शुक्र इकट्ठे हो जाएं तो भी दरिद्र योग बन जाता है। नंबर 7, षष्ठेश और दशमेश का योग भी दरिद्र योग कारक होता है। नंबर 8, व्यय और दशमेश का योग भी मनुष्य को दरिद्र योग की तरफ ढकेल देता है। नंबर 9, षष्ठेश और पंचमेश का योग अगर है यानी कि छठे घर का मालिक और पांचवें घर का मालिक एक जगह बैठा है तो भी दरिद्र योग बन जाता है। नंबर 10, षष्ठेश और सप्तमेश का योग भी मनुष्य को दरिद्रता की तरफ धकेलता है। नंबर 11, व्यय भाव का मालिक और पंचम भाव का मालिक अगर एक जगह युति कर रहे हैं तो भी दरिद्रता का योग बन जाता है। नंबर 12, व्यय भाव का कारक और सप्तम भाव का कारक एक दूसरे के साथ योग कर रहे हों तब भी यह दरिद्रता का योग बन जाता है। नंबर 13, षष्ठेश और भाग्येश का योग भी मनुष्य को दरिद्रता की तरफ ढकेल देता है। नंबर
15 षष्ठेश यानी छठे घर का मालिक, और जो है अपना तृतीयेश का योग, ये भी मनुष्य को दरिद्रता की तरफ धकेल देता है। नंबर 16 बेश और तृतीयेश, बे भाव का मालिक और तृतीय भाव का योग कारक, ये भी मनुष्य को दरिद्रता की तरफ ढकेल देता है। नंबर 17 षष्ठेश और लाभेश का योग, छठे घर का मालिक और 11वें घर का मालिक एक जगह हो या योग बना रहे हो तब भी दरिद्रता का योग बन जाता है। नंबर 18 बेश और लग्नेश का योग, बेश और लाभेश का योग, यानी कि 12वें घर का और 11वें घर का मालिक एक दूसरे के साथ बैठे हों या योग बना रहे हों तब भी दरिद्रता का योग बन जाता है। नंबर 19 षष्ठेश और अष्टमेश का योग मनुष्य को दरिद्रता की तरफ ढकेल देता है। नंबर 20 बेश यानी व्यय भाव का कारक, खर्च का कारक और अष्टम स्थान का कारक एक जगह बैठे हों या योग बना रहे हों, युति कर रहे हों तब भी दरिद्रता का योग बन जाता है। नंबर 21 षष्ठेश और बेश यानी छठे घर का मालिक और खर्च भाव का मालिक अगर एक जगह बैठ कर के योग बना रहे हैं, युति कर रहे हैं तब भी ये दरिद्रता का योग बन जाता है। तो अब हमने 21 पॉइंट धनवान के बताए और 21 पॉइंट ही निर्धनता के बताए। ऐसी अवस्था में यदि आपके जन्म कुंडली में कुछ ऐसा है तो करिए क्या। धनी और दरिद्र योगों का विचार करने से जितने जो योग आवें उनको एक जगह लिख लीजिए। यदि धनी योग कुंडली में अधिक हो और दरिद्र योग कम हो तो जातक धनवान, और दरिद्र योग अधिक हो और धन योग कम हो तो जातक दरिद्री या अल्प धनी होता है। इन योगों में रहस्यपूर्ण बात यह है कि बलवान धनी योग कम हो और निर्बल दरिद्र योग अधिक हो तो जातक धनी होता है, एवं दरिद्र योग बलवान हो और उनकी अपेक्षा निर्बल धनी योग अधिक हो तो जातक धनी होते हुए भी कुछ समय के लिए दरिद्री जैसा जीवन यापन करता है। मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। धनी और निर्धन का विचार करते समय देश, काल तथा जाति का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। यदि किसी धनी घराने में पैदा हुए जातक के कुंडली में धनी योग हो तो जातक लक्षाधीश या योग के बलाबल अनुसार कोट्याधीश होता है। यदि वही योग किसी साधारण घर में जन्मे व्यक्ति की कुंडली में हो तो अपनी स्थिति के अनुसार धनी होता है। तो जिसकी जन्म कुंडली में 2 बलवान धनी योग हों वो सहस्त्राधिपति यानी हजारोपति, 3 हो तो वो लक्षाधिपति और 4 या 5 हो तो कोट्याधिपति होता है। और इससे अधिक योग होने पर जातक विपुल संपत्ति का स्वामी होता है। धनी योगों से एक दारिद्र्य योग अधिक हो तो अल्पधनी, 2 अधिक हो तो दरिद्री और 3 अधिक हो तो भिक्षुक या उसके समान होता है। इस तरह से धनी योगों के अभाव में एक दारिद्र्य योग हो तो जातक दरिद्री, 2 हो तो जीवन भर धन के कष्ट रहेगा और 3 हो तो जातक भिक्षुक होता है। तो भारतीय ज्योतिष के अनुसार मैंने ये दोनों धनी योग और निर्धन योग के विचार आपको दिए। अब आप अपने जन्म कुंडली देख करके अनुमान लगा सकते हैं। इन योगों को एक जगह इकट्ठा करके देखें। अगर आपकी जन्म कुंडली में निर्धन योग अधिक है, धनवान योग कम है तो आपके पास धन की कमी रहेगी। तो बस इसके साथ ही हम लेते हैं विदा, और योग लेकर के हम आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।